हेलो एवरीवन, बेटा चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज अपन। ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 5 है, बहुत बड़ा, ठीक है। इसीलिए अपन क्या करेंगे कि इसके मैंने चार्ट्स बना दिए। अभी मैं तुम्हें चार्ट से पढ़ाऊँगा, इससे नहीं पढ़ाऊँगा बुक से, ठीक। तो चैप्टर नंबर 5 बहुत बड़ा है, अपन शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा, अगर बच्चा इसको छोड़ने का सोच रहा है कि मैं छोड़ूँ इसको ऑप्शन में, तो छोड़ने से बढ़िया थोड़ा बहुत ही पढ़ाऊँगा अभी मैं तुम्हें, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर अपन कंप्लीट करेंगे मगर शॉर्ट में करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में। तो जो बच्चा छोड़ के जाने की सोच रहा है ना, तो छोड़ के मत जाना, आराम से वीडियो देखना और ये इसको 2-3 बार देख लेना, तुम्हें सारा पूरा चैप्टर नंबर 5 याद हो जाएगा। शॉर्ट अपन इसको वीडियो को कवर करेंगे इसमें, ठीक है। तो छोड़ के जाने वाले बच्चों के लिए सबसे बढ़िया वीडियो है, और वो चार्ट मैं तुम्हें बताऊँगा, चार्ट तुम्हें सेंड भी कर दूँगा मैं। अब चार्ट्स पढ़ना और ये वीडियोस वगैरह को बार बार देखते रहना, ठीक है। ये चैप्टर जो चैप्टर है 5 है ना अपना, ये क्या है? ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम का अपन को ऑडिट करना है। तो यही तो तुम्हारा काम है भाई, तुम करोगे ही ये। तुम लोग वहाँ पर जाकर ऑडिट के अंदर वाउचिंग वेरिफिकेशन करोगे। जब तुम आर्टिकल एज आर्टिकल तुम जाओगे तो तुम्हें करना ही वाउचिंग वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर, ठीक है। तो तुम्हारा मेन काम है। और दूसरी बात क्या कि इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ की नॉलेज काम आती है। एक तो लॉ की, अब तुम लॉ अच्छे से पढ़े हो तो तुम्हें लॉ की नॉलेज काम आएगी। और दूसरा, अच्छे से पढ़े हो तो ऑब्वियस बात है, शायद पढ़े होंगे, सीए कर रहे हो तो तुम, तो लॉ, कंपनी लॉ और साथ में एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इन दोनों की नॉलेज इसमें काम आती है। इसलिए एएस अच्छे से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो अच्छे से ही पढ़ना एएस तो, ठीक है। तो एएस और लॉ की नॉलेज यहाँ काम आएगी। चलो आओ, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैं तुम्हें जितने काम की चीज़ें हैं सारी स्पीड से बता दूंगा। मैं यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन कुछ भी नहीं करूँगा कोई चीज़ों को, बस इतना पढ़ेंगे अपन कि चैप्टर को अपन समझ ले कि भाई अपन जब ऑडिट करने जाएंगे ना, ये ऑडिट करना सिखाएगा। ऑडिट करने में अपन क्या चेक करते हैं वहाँ पर, आ जाओ चार्ट से पढ़ते हैं। सबसे पहले शेयर कैपिटल में तुम जब ऑडिट करने जाओगे तो शेयर कैपिटल में तुम क्या चेक करोगे? अब आइटम्स में कई सारी आइटम होती है ना बैलेंस शीट के अंदर, तो सबसे पहले आइटम लेते हैं शेयर कैपिटल। और तुम्हें वो असर्शन तो पता ही है, असर्शन सारे एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, ये वो सब चीज़ें। तो शेयर कैपिटल में हम लोग क्या चेक करेंगे? सबसे पहला काम शेयर कैपिटल में अपन ये करेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर के बैलेंस के साथ कंपेयर करेंगे। अब क्लोजिंग बैलेंस को प्रीवियस से करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब हुआ कि किसी भी साल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, इन दोनों को टैली करने की बात कर रहा है। क्लोजिंग बैलेंस को यानी कि इसको प्रीवियस ईयर के बैलेंस से कंपेयर करना है, तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग यानी कि इस साल का ओपनिंग होता है, इन दोनों को कंपेयर करना है। अब इन दोनों को कंपेयर करने में अगर कोई चेंज आता है तो क्या करें, और नहीं आता तो क्या करें? नहीं आता में बहुत सिंपल चीज़ है, अगर चेंज ना आए तो अपन CS का, कंपनी सेक्रेटरी का रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे, WR ऑब्टेन कर लेंगे उससे कि भाई कोई चेंज नहीं आया, इसका हमें लिख करके एक बार दे दे। तो CS से अपन लिखवा कर ले लेंगे, WR ले लेंगे उससे। और अगर चेंज आता है तो याद रखना, या तो शेयर कैपिटल में अपन चेंज जो अपना आएगा, तो अगर अपन कुछ नए शेयर इशू कर रहे हैं, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है वो देखना है। अब शेयर कैपिटल जब बढ़ेगी ना तो इसके लिमिट के अंदर होनी चाहिए। मतलब तुम लोग शेयर जो इशू करोगे ना, किसके अंदर होना चाहिए? ऑथोराइज कैपिटल के अंदर होना चाहिए, लिमिट के। ऑथोराइज कैपिटल से ज़्यादा शेयर तो इशू कर नहीं सकते। अब ऑथोराइज के अंदर है तो अपन ऑथोराइज चेक कर लेंगे कितनी है। वो किस में से चेक कर लोगे? MOA के अंदर क्लोज होता है, ठीक है, कैपिटल क्लोज, उसमें अपन चेक कर लेंगे कि ऑथोराइज कैपिटल कितनी है। उसके बाद अगर मान लो ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना है, कम करना है, ठीक है, अगर अपन ने शेयर ज़्यादा इशू करने हैं अपन को, तो ऑथोराइज कैपिटल में कुछ चेंज करना है, बढ़ाना है, कम करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे? बोर्ड की कॉपी, रेजोल्यूशन पास हुआ है नहीं हुआ, SR पास हुआ है नहीं हुआ, इस दोनों की कॉपी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो कंपनी के अंदर जो भी काम हो रहे हैं वो बिल्कुल लॉ या रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, अपन को ये देखना होता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी काम कंपनी ने किए, तो लॉ की रिक्वायरमेंट उसमें जिसमें भी लॉ की रिक्वायरमेंट जो भी आ रही है, वो रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस किया है नहीं किया, और साथ में एस का कंप्लायंस किया है नहीं किया, वो अपन को देखना होता है, ठीक है। तो शेयर कैपिटल में अगर कोई चेंज आ रहा है और चेंज के अंदर ये ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो उसके लिए बोर्ड का रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है, तो वो देखेंगे। अगर कोई फ्रेश इशू है तो फ्रेश इशू के अंदर ये सारी कंप्लायंस देखेंगे, कंपनी सेक्ट की कंप्लायंस देखते हैं, ठीक है। कंपनी सेक्ट में तुमने कई चीज़ें पढ़ी होगी कि एप्लीकेशन का जो रुपया आएगा उसको पहले सेपरेट अकाउंट में रखते हैं अपन, ये करते हैं वो करते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन आता है तो उसके रुपये को अपन वापस रिफंड करते हैं, तो सारी चीज़ें होती है। सेबी की रेगुलेशन को कंप्लायंस करेंगे। 53 की अंदर अपन डिस्काउंट में इशू, सेक्शन 53 के हिसाब से अपन डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकते, तो उसको कंप्लायंस करेंगे। कैश और कंसिडरेशन में अपन DI के शेयर, जैसे प्रोमोटर को उसकी सर्विस के लिए, अंडर राइटर को कमीशन के बदले अपन ने शेयर दे दिया, तो ऐसी कोई चीज़ है तो वो भी अपन बताएंगे, ठीक है। तो उसको भी अपन चेक करेंगे। अब हम शेयर किस पे इशू कर रहे हैं? प्रीमियम पे कर रहे हैं क्या? अगर प्रीमियम पे करोगे तो रुपया जो होगा ना प्रीमियम का, वो किस में ट्रांसफर होना चाहिए? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए, अपन चेक करेंगे। साथ में अपना जो पर्पस है, बेटा मेरी बात सुनो,
इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है, पहले बता देता हूँ, इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ब्रह्मास्त्र मिलेगा उसके अंदर, ठीक है। अब सेक्शन 52 की कंप्लायंस चेक करना है अपन को। 52 बोलता है कि रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर होना चाहिए, साथ में वो रुपया ये पर्पस के लिए यूज़ आना चाहिए, BBPPE बोनस शेयर इशू करना, बाईबैक करना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना, प्रीमियम और रिडेम्पशन को राइट ऑफ करना, और ये कमीशन और डिस्काउंट को राइट ऑफ करना, ठीक है। ये सारी चीज़ तुम लो में पढ़ते हो। अब बोनस शेयर जब भी इशू होते हैं तो तुम्हें पता ही है फुल्ली पेड बोनस शेयर होंगे, वो बोनस शेयर को कभी पार्टली पेड इशू नहीं कर सकते। उसके बाद डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट को देखना है, सेक्शन 53 डिस्काउंट की रिक्वायरमेंट बोलता है, उसका ये सबसेक्शन 1 है, ये सबसेक्शन 2 है। सबसेक्शन 1 में लिखा है कि डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते सिवाय किसके, स्वेट इक्विटी शेयर के। अगर डिस्काउंट पे तुमने इशू कर दिया तो वॉइड होगा, डिस्काउंट पे इशू कर दोगे शेयर तो वॉइड होगा। इसमें वॉइड नहीं होता, बस किसमें वॉइड नहीं होता, जब क्रेडिटर को हम इशू करें ना डेट के लिए, क्रेडिटर का कर्जा चुकाने के लिए अगर उसको डिस्काउंट पे इशू करें, वो भी कब, डेट रिस्ट्रक्चर स्कीम के अंदर। एक बात बताता हूँ तुम्हें, कंपनी की हालत जब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना तो कंपनी क्या करती है, सबके साथ एक स्कीम लेकर आती है, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इसके अंदर थोड़ा सुधार लेकर आती है। तुम लोग पढ़ते हो अकाउंट्स का एक चैप्टर आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उसमें पढ़ते हो डिटेल में, अभी मैं तुम्हें शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो कंपनी की जब हालत ख़राब होती है तो क्रेडिटर वगैरह के साथ समझौता करती है, और क्रेडिटर को बोलती है भाई तुम्हें अगर 10 लाख रुपया देना है ना हमें, तो तुम एक काम करो कि हमारा एक शेयर 10 रुपये का है, तो तुम 1 लाख शेयर मत लो हमसे, 1 लाख शेयर की जगह 2 लाख शेयर ले लो, हम तुम्हें डिस्काउंट पे दे रहे हैं, 5 रुपये का एक शेयर दे रहे हैं, शेयर तो 10 रुपये का है, हम तुम्हें 5 रुपये में दे रहे हैं। ऐसा समझौता करती है किसमें, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में। तो उसमें अलाउ है, मतलब ऐसे नहीं हर क्रेडिटर को अपन डिस्काउंट में दे रहे हैं सब अलाउ है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। मतलब ऐसा फर्जीवाड़ा नहीं, और क्रेडिटर को बोल दिया तो और मज़ा आ गया भाई साहब तो मस्त इशू करो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्रेडिटर का डेट चुकाने के लिए हम डेट को कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स में, तो यहाँ डिस्काउंट अलाउ है अपन, ठीक है। और अगर मान लो तुमने नाटक किया, इन्होंने मना कर रखा है डिस्काउंट पे इशू नहीं करना, तुमने कर दिया और तुमने कंप्लाई नहीं किया, तो ये सेक्शन को अगर कंप्लाई नहीं किया, फेल हो गए, तो अगर 10 लाख के शेयर तुमने 9 लाख में इशू कर दिए, तो पता है क्या होगा, 9 लाख जो तुम्हारे पास रुपया आया वो, और 5 लाख विचेवर इज लोअर, दोनों में से कम क्या है, 5 लाख कम है, तो 5 लाख की तो तुम्हें पेनल्टी देनी है। साथ में जो 9 लाख आया वो तो वापस ही करना है, 9 लाख तो वापस करना है, 5 लाख की पेनल्टी देनी है, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारे पास रुपया है ना 9 लाख, उस पर तुम्हें 12% का इंटरेस्ट देना है, और इस तरीके से तुम्हारी शक्ल पे बच जाएंगे 12, मतलब ये तुमको 12 ही बजाना है अपनी शक्ल पे, ठीक है, अगर अपन उल्टी सीधी हरकत करें तो। अब स्वेट इक्विटी शेयर के कुछ प्रोविज़न होते हैं, उसमें अपन को ये चेक करना होता है कि जो स्वेट इक्विटी शेयर है वो कौन है, पहले डेफिनेशन दे रखी है, पढ़ लेना, टाइम पास है। स्वेट इक्विटी शेयर कौन से होने चाहिए, जो ऑलरेडी अपन ने इशू कर रखे ना उस क्लास के होने चाहिए, ठीक है। अपन स्वेट इक्विटी शेयर एम्प्लॉय डायरेक्टर को इशू करते हैं, कुछ नो हाउ जो उन्होंने अपन को प्रोवाइड किया ना उसके लिए डिस्काउंट पे देते हैं फॉर कंसिडरेशन ऑफ द केस, ठीक है। चलो, स्वेट इक्विटी शेयर में ये देखना होता है कि जो पहले के क्लास ऑफ शेयर अपन ने जो इशू किए, क्लास ऑफ शेयर समझते होंगे, अलग अलग क्लास के शेयर होते हैं, जैसे फेस वैल्यू के हिसाब से 10 रुपये का, 12 रुपये का, ऐसे अलग अलग क्लास के शेयर होते हैं, और वोटिंग राइट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो वही क्लास का शेयर इशू कर सकते हैं स्वेट इक्विटी शेयर में जो पहले अपन ने इशू किया है, ठीक है। ऐसे नहीं पहले 10 वाले इशू कर रखे हैं, स्वेट इक्विटी शेयर में 12 वाले कर दिए, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे, सेबी को कंप्लायंस करेंगे, और याद रखना उसके राइट, लिमिटेशन और रेस्ट्रिक्शन स्वेट इक्विटी के सेम रहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर के जैसे ही। यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर में भी जो राइट वगैरह उनको मिलेंगे ना, जिसको अपन ने इशू किया है एम्प्लॉय को, उसको सेम ही राइट मिलेंगे जो इक्विटी शेयर होल्डर को मिला। तो ये सारी चीज़ें अपन को चेक करना है कि सब सेम तो है ना, राइट वगैरह ऐसा कम ज़्यादा तो नहीं, मतलब पूरी बात लोग ही चल रही है, समझ लो तुम लोग। साथ में यहाँ पर सेक्शन 66 आ गया रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का। अभी शेयर कैपिटल में रिडक्शन करते हैं, मान लो क्या होता है, जैसे अभी 10 रुपये का शेयर अपन ने 8 रुपया मांगा, 2 रुपया नहीं मांगा, अब 2 रुपया अपन ने नहीं लिया, तो कंपनी को लगता है 2 रुपये की ज़रूरत भी नहीं है, तो कंपनी क्या करती है 10 के शेयर को 8 का कर देती है, उसे बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। उसके अंदर अपन इतनी चीज़ें चेक करते हैं, जितनी याद रहे थोड़ी बहुत लिख कर आ जाना, इसमें से जो अच्छे लगे वो याद रख लेना। जैसे एसआर तो पास होता ही होता है, तो एसआर का तो तुम्हें याद रखना है, एओए ऑथोराइज करे, एसआर पास हो, एओए ऑथोराइज करे। हाँ, रिडक्शन नहीं कर सकते अगर हमने कोई डिफॉल्ट किया है रीपेमेंट और इसमें डिपॉजिट के रीपेमेंट में या इंटरेस्ट में अपन ने अगर कोई डिफॉल्ट किया है तो अपन लोग क्या रिडक्शन नहीं कर सकते शेयर कैपिटल में। साथ में रिडक्शन करने के लिए क्या होता है, ट्रिब्यूनल को अपन को अप्लाई करना पड़ता है, उसका ऑर्डर आता है, साथ में कॉपी, उसके ऑर्डर की कॉपी और मिनट अपन फाइल करते हैं आरओसी को, आरओसी अपन को एक सर्टिफिकेट देता है, फिर अपन रिडक्शन करते हैं, उसके अपन अकाउंटिंग एंट्री पास करते हैं, रेवल्यूशन को प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करते हैं, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो हटा देना इस पॉइंट को, बकवास है। और एमओए हैज़ बीन अमेंडेड, एमओए में चेंज करते हैं, शेयर कैपिटल को रिडक्शन करने के बाद एमओए में भी चेंज करते हैं, ठीक है। वर्ड लगाते हैं एंड रिड्यूस। चलो उसके बाद क्या हो बोला, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट चेक कर लो, तुम्हें पता ही है अपन कैसे डिस्क्लोज करते हैं, ऑथोराइज, इश्यूड, सब्सक्राइब, फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है, ये सब अपन डिस्क्लोज करते हैं। साथ में रिकनसाइल कर लो इन सबको, ये ओपनिंग बैलेंस को, जितने भी चेंजेस आए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इशूड कैपिटल, ठीक। उसके बाद राइट और रेस्ट्रिक्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर्स,
क्या राइट और रेस्ट्रिक्शन है हर क्लास के शेयर को, वो भी डिस्क्लोज करना होता है। साथ में शेयर्स हेल्ड बाई ग्रुप कंपनी के शेयर को भी, एसोसिएट है, सब्सिडियरी है, ये सारे, तो शेयर्स हेल्ड बाई ग्रुप कंपनी, इसको अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है। और याद रखना हमेशा 5% से ज़्यादा जो भी शेयर होल्ड करेगा ये हमें अलग से डिस्क्लोज करके बताना पड़ता है, 5% से ज़्यादा। तो ये तो हो गया अपना शेयर कैपिटल। इसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, क्या होता है पढ़ लेना घर पे बैठ के। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, मेन काम क्या है अपना, ऑडिट प्रोसेस क्या होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ट्रेस एंड टैली ओपनिंग बैलेंस विद प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो कमाल की बात, देख लो क्या है, पहले ये देख लो क्या लिखा है, ट्रेस एंड टैली ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस को पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंस से मिलाना है। अरे पिछले साल का क्लोजिंग है तो ओपनिंग होता है। यहाँ देखो क्या बोला था, यहाँ बोला था टैली द क्लोजिंग बैलेंस विद प्रीवियस ईयर। क्लोजिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग से मिलाओ, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग हुआ। क्लोजिंग ओपनिंग की बात कर रहे थे, और यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत कमाल की बात है। इस साल का जो अपना ओपनिंग बैलेंस है ना, इस साल का ओपनिंग बैलेंस, इसको पिछले साल के करेंट ईयर का ओपनिंग बैलेंस को प्रीवियस ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से मिलाओ। अब तुम बोलोगे यार ये सेम ही तो रहेगा, प्रीवियस का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग ही तो होता है। जैसे अभी प्रीवियस का क्लोजिंग 1 लाख है तो इस साल का ओपनिंग भी तो 1 लाख ही होगा। क्या होता है कभी कंपनी थोड़ा बहुत नोटंकी कर दे, मान लो कोई बिजनेस है नोटंकी कर दे, तो अब क्या होता है कि पिछले साल से इस साल में कोई नोटंकी करे थोड़ा बहुत, तो नोटंकी का जो भी असर डालना होता है, यानी कि कुछ भी चेंजेस वगैरह कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, कुछ भी चेंज करके ऐसा नाटक कर दे, तो चेंज करने में वो क्या करते हैं, सारा इफेक्ट किसमें डालते हैं, सारा इफेक्ट रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। इसीलिए कह रहा है वो चेक कर लो भाई, 1 लाख का 1 लाख ही आया है ना, पिछले साल से 1 लाख, पिछले साल 1 लाख था, वहाँ से इस साल 1 लाख ही आया है ना। ऐसा नहीं पिछले साल 1 लाख था, इस साल 1.5 लाख आ रहा है या कुछ और आ रहा है, क्योंकि कंपनी कुछ भी झोल-झाल करती है ना पूरी बैलेंस शीट में, तो उसका असर रिजर्व पे ही पड़ता है सीधा, मतलब वो रिजर्व पे ही डालती है असर, ठीक है, इसको बढ़ा देती है, इसको कम कर देती है, इसीलिए चेक करने की बोलता है। तो कमाल की बात बोलता है भाई यहाँ पर। अब फॉर एडिशन और यूटिलाइजेशन, एडिशन यूटिलाइजेशन के लिए हमें क्या करना है, सरप्लस और डेफिसिट देखना है, पीएनएल में सरप्लस या डेफिसिट है, उसके हिसाब से एडिशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, रिजर्व पता पड़ जाएगा। साथ में स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी देखना है अपन को। वेरीफाई डायरेक्टर रेजोल्यूशन फॉर डिविडेंड एंड डिविडेंड वगैरह के लिए जो रेजोल्यूशन पास किया है डायरेक्टर ने, एक बार वो वेरीफाई करो, ठीक है, वो बराबर तो है। चेक द डिस्क्लोजर रिगार्डिंग प्रपोज डिविडेंड जो होगा ना, उसका डिस्क्लोजर AS4 के हिसाब से होगा। साथ में चेक डिस्क्लोजर एंड क्लासिफिकेशन एज रिक्वायर्ड बाय शेड्यूल 3। याद रखना बेटा, शेड्यूल 3 का पार्ट फर्स्ट बैलेंस शीट की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताता है। शेड्यूल 3 का पार्ट फर्स्ट बैलेंस शीट की सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताता है। तो ये लाइन तो तुम्हें हर जगह मिलेगी, सब जगह लिखना है, कुछ कुछ कॉमन बातें जो सब जगह लिखना है, ठीक है, उसका लास्ट में बताऊंगा मैं तुम्हें, आखिरी में आएगी वो शीट। साथ में रिजर्व एंड सरप्लस शेल बी क्लासिफाइड एज, ऐसे क्लासीफाई करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस को, कैपिटल रिजर्व, CRR, SP, DRR, रिविजन और ये सब देख लो, ठीक। उसके बाद अब आते हैं अपन किस पे, बोरोइंग्स पे। तो बोरोइंग्स के अंदर एग्जिस्टेंस चेक करना है अपन को सबसे पहला। एग्जिस्टेंस के अंदर इन्होंने लिखा है कि नया लोन अगर हो तो बोर्ड मिनट्स में चेक कर लो, क्योंकि बोर्ड ने उसको अप्रूवल दिया होगा तभी अपन ने लोन दिया होगा, तो बोर्ड मिनट्स चेक कर लो। साथ में जो अपना लोन का एग्रीमेंट है तो एग्रीमेंट को एक बार चेक कर लो, एग्री डिटेल्स ऑफ लोन रिकॉर्डेड टू द लोन एग्रीमेंट, जो भी हमने लोन रिकॉर्ड किया ना उसकी डिटेल लोन एग्रीमेंट से एक बार चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करो कोई बोरोइंग लिमिट तो नहीं है, किसी एग्रीमेंट के अंदर बोरोइंग लिमिट लगा दियो कि भाई इससे ज़्यादा बोरो नहीं कर सकते, ये तुम्हारी लिमिट है, ठीक, तो ऐसे कोई बोरोइंग लिमिट तो नहीं हो, चेक कर लो। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले लो कि भाई तुमसे हमने रुपया लिया है क्या, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अपन ले लेंगे उन पार्टी से जिससे अपन ने रुपया लिया है, ठीक है। व्हेन डेट इज रिटायर्ड एंश्योर डेट डिस्चार्ज इज रिसीव्ड। अब अगर किसी को अपन ने पूरा बोरोइंग्स, अपन ने जिससे रुपया लिया था बोरोइंग्स, ठीक है, उसको अपन ने चुका दिया रुपया, तो अपनी एसेट जो गिरवी रखी थी वो डिस्चार्ज अपन ने रिसीव कर लिया नहीं किया, वो वेरीफाई कर लो। और WR ले लो, ये WR भी बार बार आएगा, फॉर ऑल लाइबिलिटी रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम, ठीक है। WI ले लो हर लाइबिलिटी के लिए कि भाई जो भी लाइबिलिटी है ना वो वैलिड है या नहीं है, वैलिड क्लेम है, ठीक है, ये लिख करके ले लो उनसे। किससे, मैनेजमेंट से, मैनेजमेंट से लिखवा कर ले लो भाई कि सारी लाइबिलिटी वैलिड है, हमें लिख कर दे दो। कंप्लीटनेस के अंदर अपन क्या करेंगे, लिस्ट ले लेंगे। अब ये बहुत कमाल की बात है, ऑप्टेना लिस्ट। क्या करते हैं अपन, कई चीज़ों की लिस्ट लेते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म बोरोइंग की लिस्ट लेते हैं, TR की लिस्ट लेते हैं, ट्रेड रिसीवेबल की, ट्रेड पेएबल की, इन सब की लिस्ट लेते हैं। लिस्ट लेके अपन पता है क्या करते हैं, इसकी भी लिस्ट लेते हैं अपन, लिस्ट लेके कंपेयर करते हैं लेजर बैलेंस के साथ हमेशा। तो हमेशा ये पॉइंट हर जगह आ जाएगा कि एक तो लिस्ट लो, फिर उससे इससे कंपेयर करो, ठीक है, लेजर बैलेंस से, और कंपेयर करने के बाद जो भी सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी अगर तुम्हें मिले, ठीक है, तो सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी अगर तुम्हें मिले तो उसको इंस्पेक्ट करो, उसका इंस्पेक्शन करो कि भाई ये क्यों है, क्या है, रीज़न वगैरह पूछो, कैसे है, इसको सही करवाओ, जो भी है, ठीक। तो इसमें यही लिखना होता है कि लिस्ट ऑब्टेन करो, पहला कंपेयर करो,
दूसरा लेजर बैलेंस के साथ, तीसरा कोई सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी हो तो इंस्पेक्ट करो उसको। बस ये 3 चीज़ तुम्हें हर जगह लिखनी होती है। जहाँ पर भी ऑप्टेन लिस्ट आ जाए ना, वहाँ हर जगह 3 चीज़ लिखनी होती है। लिस्ट ऑप्टेन करो, कंपेयर करो लेजर बैलेंस के साथ, और सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज डिस्क्रिपेंसीज, सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज को डिस्क्रिपेंसीज हाँ चलो ठीक है, सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसीज को क्या करो, इंस्पेक्ट करो। चलो आगे बढ़ो। वापस वही है, ओपनिंग बैलेंस चेक करो, एडिशन रीपेमेंट कुछ हुआ है क्या, मतलब इस बार और बोरिंग्स ली या अपन ने रीपे किया, और क्लोजिंग बैलेंस से टेली कर लो कि भाई ये एड लेस करने के बाद ये क्लोजिंग बैलेंस अपना आ रहा है तो इनका भी यही आ रहा है क्या क्लोजिंग बैलेंस। इन केस ऑफ एडिशनल बोरिंग वेरीफाई बोर्ड मीटिंग, एडिशनल बोरिंग में वो अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया। रिव्यू ट्रांजेक्शन आफ्टर ईयर एंड टू वेरी, हाँ ईयर एंड के टाइम पे अगर कोई ट्रांजेक्शन हुआ है तो वो भी चेक कर लो, क्योंकि अपन ने वो रिकॉर्ड किया है नहीं किया, अनरिकॉर्डेड तो नहीं है वो। वेरीफाई एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ट्रांजेक्शन से पता पड़ जाएगा कोई लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड तो नहीं है, ठीक है। वैल्यूएशन की बात करता है, अब डेट दिखाने का कुछ ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो या मेथड फॉलो किया है तो कंसिस्टेंटली फॉलो करो, ठीक है। एग्री लोन बैलेंस एंड लोन पेएबल टू द लोन एग्रीमेंट, हमारा लोन का बैलेंस और लोन जो हमें पेएबल जो हमें देना है, ठीक है, उसको लोन के बैलेंस को क्या कर लो, लोन एग्रीमेंट से वो कर लो, एग्री कर लो कि भाई ये मैच कर रहा है नहीं कर रहा, अपन ने कब लोन लिया, कितना चुकाना था, कैसे चुकाना था, वैसे चुकाते चुकाते आज इतना बचना चाहिए तो क्या उतना ही बच रहा है क्या, ऐसे चेक कर लो। रिकम्प्यूट कर लो, इंटरेस्ट में मुझे रिकम्प्यूट करना होता है उसको। उसके बाद अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ये अमोर्टाइज किया है नहीं किया चेक कर लो एक बार कैसे कर रहे हैं। और अगर फॉरेन करेंसी लोन है तो हमेशा याद रखना, ये पॉइंट बार बार आएगा, ये अपन ने उसमें कवर किया है कॉमन पॉइंट्स के अंदर AS11 वाला। जहाँ पर भी क्लोजिंग, जहाँ पर भी फॉरेन करेंसी की बात आ जाए ना, वहाँ पर सिर्फ AS11 की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करना होता है कि जो क्लोजिंग रेट अपन ने ली है वो सही तो ली है, क्योंकि AS11 में सारी बैलेंस शीट के आइटम के लिए क्लोजिंग रेट लेनी होती है, तो क्लोजिंग रेट बराबर लिए नहीं लिए AS11 के हिसाब से वो चेक करना होता है, ठीक है। तो ये भी कॉमन पॉइंट हर जगह आ जाएगा। अब प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में अपन को क्या करना होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को दिखाना होता है एज पर ड्यू डेट। लॉन्ग टर्म के अंदर अपन ऐसे दिखाते हैं बॉन्ड डिबेंचर को ए में, फिर टर्म्स लोन, फिर फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टी ये वो। और शॉर्ट टर्म में अपन दिखाते हैं लोन रिपेबल ऑन डिमांड, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था ए पर लोन रिपेबल ऑन डिमांड पर, फिर फ्रॉम बैंक, फ्रॉम अदर पार्टी, ऐसे अलग अलग करके दिखाते हैं इसको। लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम आरपी बोलते रिलेटेड पार्टीज़, यहाँ पर भी आ रहा है लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, लोन एडवांस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, डिपॉजिट, ठीक है। ये अदर्स, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है मैंने CD, C का नहीं लिखा, ये कुछ काम का नहीं है, F का नहीं लिखा, कुछ काम का नहीं है, ऐसे इतना बकवास अपन याद नहीं रखेंगे। अदर्स तो सब जगह आ जाएगा, स्पेसिफाई नेचर भी आ जाएगा, जब भी अदर्स आता है लिख देता है स्पेसिफाई नेचर। चलो सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है तो फिर सिक्योरिटी का नेचर बताओ, और गारंटीड बाय डायरेक्टर हो तो उसको अलग से दिखाओ, साथ में पीरियड और अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट, कुछ डिफॉल्ट किया है उसको अलग से बताओ, हर चीज़ को अलग से बताना पड़ता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। अभी ट्रेड रिसीवेबल में आते हैं। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर क्या करना होता है, एग्जिस्टेंस के लिए कंट्रोल चेक कर लो, कोई इनवॉइस 2 बार, वो तो एंटर तो नहीं हो गई, रिकॉर्ड तो नहीं हो गई, इनवॉइस 2 बार। अब क्या है बेटा, बहुत छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, अभी थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, ठीक है। जैसे इनवॉइस के लिए अपन को कंट्रोल चेक करना है कि इनवॉइस 2 बार रिपीट तो नहीं हो रही, क्योंकि 2 बार हो जाएगी तो फिर एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा ना वो। जैसे ए का 2 बार सेल दिखा दिया अपन ने ट्रेड रिसीवेबल में, ए को 2 बार सेल दिखा दी, एक ही बार करिए, तो दूसरी बार तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा सेल, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस में अपन ये देखते 2 बार तो रिकॉर्ड नहीं हो रही। एजिंग रिपोर्ट मांग लेते हैं अपन, डायरेक्ट कन्फर्मेशन बार बार आएगा, हर जगह आएगा, इसको भी अपन ने कॉमन पॉइंट में कवर किया है। तो डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले लो भाई, किसका ले लो, सिग्निफिकेंट बैलेंस का डायरेक्ट कन्फर्मेशन ले लो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट बैलेंस का सबका लो, ऑल डायरेक्ट कन्फर्मेशन लो, सिग्निफिकेंट बैलेंस का सबका और स्मॉल बैलेंस का सैंपल में, ठीक है। स्मॉल बैलेंस को सबको मत लो, सैंपल वाइज ले लो थोड़े बहुत का। अब ये जो कन्फर्मेशन तुम ले रहे हो ना, इसमें पूरा ऐसे 505 जो तुमने पूरा गणित पढ़ा था ना, ऐसे लेना है, ऐसे लेना है, ये देना है, वो देना है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सब आ जाएगा इसमें। कोई तुम्हें रिप्लाई ना दे तो तुम क्या करोगे, तुम एडिशनल प्रोसेसर परफॉर्म करोगे, अल्टरनेटिव प्रोसेसर परफॉर्म करोगे रिप्लाई ना आने पर, तो रिप्लाई ना आने पर अल्टरनेटिव प्रोसेसर परफॉर्म करते हैं। वो पूरा ऐसे 505 की बात अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है। रिलेटेड पार्टी वगैरह का अपन वो चेक कर लो, आर्म्स लेंथ प्राइस पे होनी चाहिए, और उस पर जो भी हमारा मतलब जो भी ऐसे अपन को लगता है, और जो भी AS अपना AS18 वो पूरी रिक्वायरमेंट यहाँ चेक करते हैं रिलेटेड पार्टी में, ठीक। अब इसके बाद कंप्लीटनेस के अंदर कट ऑफ देख लो, लास्ट फ्यू डेज़ के इन्वॉइस चेक कर लो, मैच इन्वॉइसेस ऑफ शिपिंग लॉग, इन्वॉइस को शिपिंग लॉग से मैच करके देख लो कि सही तो है ना इन्वॉइस। वैल्यूएशन के अंदर देख लो, प्रोसेस फॉलोड बाय कंपनी फॉर PDD, हमेशा याद रखना वैल्यूएशन में यही चीज़ें आती है क्या, कि प्रोविज़न वगैरह सही तो बनाया नहीं बनाया, क्योंकि गलत प्रोविज़न बनाया होगा, सही से नहीं बनाया होगा तो फिर वो वैल्यू गलत आ रही होगी, ठीक। और ये जो प्रोविज़न अपन बना रहे हैं, इसके लिए जो प्रोसेस अपन फॉलो कर रहे हैं वो एप्रोप्रिएट तो है, वो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं क्या, ठीक है। वापस वही एजिंग ऑब्टेन कर लो। डिस्क्लोजर के अंदर वापस देखो AS11 आ गया, रिलेटेड पार्टी, ये बार बार रिपीट होंगे, और AS पर शेड्यूल 3rd,
अब डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है, सिक्योर्ड कंसीडर गुड को अलग दिखाते हैं, अनसिक्योर्ड कंसीडर गुड को अलग दिखाते हैं, डाउटफुल को अलग दिखाते हैं, तरीका होता है दिखाने का, ठीक है। अब ट्रेड रिसीवेबल की तरह ही ट्रेड पेबल है, थोड़े बहुत कुछ नई चीज़ें, बाकी पूरा ये सेम कॉपी है। थोड़ा बहुत नई चीज़ क्या है कि वैल्यूएशन के अंदर अपन देखेंगे राइट बैक्स मतलब कि जिस क्रेडिटर को अपन ने हटाया है तो क्या अब वाकई वो क्रेडिटर नो लॉन्गर पेएबल है क्या, मतलब उसको देना नहीं इसलिए हटाया गया अपन ने, साथ में वो अप्रूव किया गया किसी ऑथोराइज पर्सन ने, अपने मन से अपन ने हटा दिया क्रेडिटर को। उसके बाद डिस्क्लोजर के अंदर बराबर देख लो कि ये डिस्क्लोजर में ये चीज़ अलग से दिखानी पड़ती है, अलग से ट्रेड पेएबल में ये चीज़ अलग से दिखानी पड़ती है क्या, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट अनपेड टू एनी सप्लायर। किसी भी सप्लायर को अपन को जो अमाउंट देना था टाइम हो गया नहीं दिया तो उस पर इंटरेस्ट भी लगा होगा, तो वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को दिखाना होता है। साथ में क्लासीफाई अपन करते हैं करंट लाइबिलिटी को अपन अलग से ऐसे, अदर करंट लाइबिलिटी की बात कर रहा है इसकी, देखो ये दो टॉपिक है, टीपी एंड अदर करंट लाइबिलिटी, वो तो टीआर था, ये टीपी एंड अदर करंट लाइबिलिटी ना, तो अदर करंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर ऐसा होता है, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, अनपेड डिविडेंड, ऐसे अलग से अपन हर चीज़ को दिखाते हैं। चलो लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट, इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर एग्जिस्टेंस में अपन वही डायरेक्ट कंफर्मेशन ले लो, लेकिन कमाल की बात बेटा, कमाल की बात, फॉर क्लोजिंग बैलेंस प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यहाँ पर डायरेक्ट कंफर्मेशन अपन दोनों का लेते हैं, प्रिंसिपल का भी और इंटरेस्ट का भी। ऑब्टेन अ लिस्ट कंपेयर विद लेजर, वापस वही आ गया, लिस्ट ऑब्टेन करो, ठीक है, वेरीफाई करो लोन एग्रीमेंट को, लिस्ट ऑब्टेन यहाँ पर भी करते हैं, लिस्ट ऑब्टेन यहाँ पर भी करते हैं, मैंने लिखा नहीं है, वो नीचे कॉमन पॉइंट में लिख दिया है मैंने, ठीक है। अब कॉमन पॉइंट की तो मैं थोड़ा शक्ल दिखा देता हूँ, बार बार कॉमन पॉइंट बोल रहा हूँ मैं। ये है भाई हमारे कॉमन पॉइंट, ये ब्रह्मास्त्र, ठीक है, ये हमारे कॉमन पॉइंट है। और ये कहाँ पर लगेंगे वो लिख दिया है मैंने, देखो ये रहा कहाँ पर है अपना ऑब्टेन लिस्ट एंड कंपेयर, ये देखो टीआरटीपी में लगेगा, लोन एडवांस में लगेगा, तो मैं बाद में बता दूंगा मैं, ठीक है। तो मैंने इसमें ये पॉइंट कवर कर रखे हैं, अगर कुछ भी ना होना गया अभी तक कुछ भी तुमसे ना हो रहा हो तो कम से कम ये कॉमन पॉइंट वाली चीज़ पढ़ लेना, हो जाएगा काम, इससे भी थोड़ा बहुत काम हो जाएगा, थोड़े बहुत नंबर तो लेकर आ ही जाओगे। तो लोन एडवांस के अंदर वही लिस्ट ऑब्टेन करेंगे, लोन एग्रीमेंट को वेरीफाई करेंगे, ग्रांटेड ओनली इफ ऑथोराइज बाई एमओए, हम लोन तभी देंगे जब ऑथोराइज हो एमओए से, मिनट इंस्पेक्ट कर लो, ठीक है, वैल्यूएशन की बात कर लो बेटा, लोन एडवांस देने की बात चल रही है, करंट एसेट की बात, ठीक है। रिव्यू द प्रोसेस फॉलोड फॉर अलावेंस ऑफ फॉर डाउटफुल अकाउंट, डाउटफुल अकाउंट के लिए तुम क्या प्रोसेस फॉलो करते हो, किस कैसे तुम डाउटफुल मानते हो अकाउंट को, तो उसका कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो क्या प्रोसेस का। और हमेशा जब भी प्रोसेस की बात आएगी ना, कंसिस्टेंटली और एप्रोप्रिएट मेथड आ जाएगा, देखो जब भी प्रोसेस की बात आएगी, देखो प्रोसेस फॉलोड तो एप्रोप्रिएट एंड कंसिस्टेंट की बात आएगी हमेशा। वापस वही एजिंग ऑब्टेन कर लो, असेस कर लो, बेड लोन्स राइट ऑफ अप्रूव्ड, भाई तुमने बेड लोन्स को राइट ऑफ किया है तो अप्रूव्ड होने चाहिए, बिना अप्रूवल के राइट ऑफ नहीं कर सकते, हमेशा अप्रूव के साथ एक चीज़ जुड़ जाएगी। ये मैं जो हमेशा वाली बहुत बोल रहा हूँ इसको लिख लेना, जैसे मैं यहाँ हमेशा बोल रहा हूँ प्रोसेस के अंदर हमेशा लिखते हैं कंसिस्टेंट एंड अप्रोप्रिएट, ऐसे ही हमेशा यहाँ पर क्या लिखते हैं, अप्रूव्ड बाई ऑथोराइज पर्सन, अप्रूव्ड के साथ हमेशा लिखते हैं अप्रूव्ड बाई ऑथोराइज पर्सन। ये चेक कर लो, वेरीफाई कर लो कि ऑथोराइज पर्सन ने अप्रूव किया है क्या, AS11 की रिक्वायरमेंट लग जाएगी अगर लोन वगैरह जो है हमारे, या हाँ लोन और एडवांस जो अगर हमारे फॉरेन करेंसी के अंदर है तो AS11 की, वही लिख देना तुम लोग ऊपर जो तुमने लिखा था, कहाँ लिखा था, लोन एडवांसेस में किस में लिखा था, हाँ फॉरेन करेंसी लोन्स, तो उसमें AS11 की क्लोजिंग रेट लगेगी, AS11 के हिसाब से क्लोजिंग रेट यूज़ करेंगे। डिस्क्लोजर देख लो भाई, लॉन्ग टर्म को क्लासीफाई करेंगे इन 3 कैटेगरी में, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म को क्लासीफाई करेंगे इन 3 कैटेगरी में, और सब क्लासीफाई करेंगे सिक्योर्ड, कंसिडर गुड, अनसिक्योर्ड, कंसिडर गुड, डाउटफुल में, ये 3 कैटेगरी, कैपिटल एडवांस, टू रिलेटेड पार्टी और अदर, ठीक है। ऐसे ही शॉर्ट टर्म में ये 2 और फिर ये 3 पार्ट में उसको क्लासीफाई करेंगे। अब आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में अपन एक्सिस्टेंस और कंप्लीटनेस दोनों के लिए क्या करते हैं, सरप्राइज चेक, यानी कि तुम लोग चुपचाप से लास्ट में चले जाओ और वहाँ चेक कर लो वहाँ पर, मतलब बताकर मत जाओ, ठीक। तो लास्ट डे का भी करते हैं और आफ्टर फ्यू डेज, लास्ट डे को भी करते हो, थोड़े टाइम बाद फिर करते हैं सरप्राइज चेक, ठीक है। लेकिन सरप्राइज चेक में एक बात याद रखना, कैशियर प्रेजेंट होना ही चाहिए, अगर कैशियर प्रेजेंट नहीं होगा तो ऑडिटर को रेस्पॉन्सिबल बना देगा, कुछ भी कमी मिली तो केस के अंदर, ठीक है, मतलब ऑडिटर के माथे आ जाएगा, तो कैशियर होना ही चाहिए, उसके सामने ही करना, और फिर करने के बाद उसे साइन करा लेना कि भाई हमें ये मिला। अब तुम्हें जो मिला और कुछ फ़र्क आया, भाई तुमने कैश वेरीफाई किया और उन्होंने जो बुक अकाउंट में दिखाया उसमें फ़र्क आया, तो दोनों में फ़र्क आया तो उसको चेक करो, डिस्क्रिपेंसी आ गई, इंस्पेक्ट करना है। चलो DRS ऑब्टेन करो, अंडरस्टैंड करो प्रोसेस और पीरियोडिसिटी ऑफ मेकिंग। DRS बनाने का प्रोसेस समझ लो पूरा, वेरीफाई करो BRS को, टैली बैंक बुक बैलेंस टू बैंक स्टेटमेंट, हमारी बुक के बैलेंस को बैंक स्टेटमेंट से मैच करके देख लो एक बार,
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, सारी चीज़ें चेक करो BRS की। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय डिपॉजिट स्लिप, मतलब चेक अपन ने डिपॉजिट किए क्रेडिट नहीं हुए, तो डिपॉजिट किए तो किससे मिल जाए, मैच हो जाएंगे वो डिपॉजिट स्लिप से। जब हम चेक जमा कराने जाते हैं तो हम डिपॉजिट स्लिप लेते हैं, तो डिपॉजिट स्लिप चेक कर लो एक बार। चार्जेस जो डेबिट क्रेडिट हुए वो चेक कर लो। डायरेक्ट कन्फर्मेशन दोबारा आ गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी है। डायरेक्ट कन्फर्मेशन इंपॉर्टेंट ऑडिट एक्टिविटी है सारे बैंक अकाउंट के लिए। याद रखो जब तुम लोग ऑडिट करने जाओगे ना तो हर बैंक अकाउंट के लिए डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। वो अगर ना दे तो हमारे बंदे को भेजना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा बंदे को भेज कर के भाई तू लेकर आ, ठीक। या फिर ऑनलाइन पोर्टल पे जाकर वो उनकी आईडी पासवर्ड डालेंगे नेट बैंकिंग के थ्रू, आजकल वो स्टेटमेंट आ जाता है ना, तो फिर वहाँ से स्टेटमेंट ऑनलाइन स्टेटमेंट से अपन चेक करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायरेक्ट कन्फर्मेशन लेना ही पड़ता है, ठीक। तो लिखा है अगर रिप्लाई रिसीव ना हो, रिप्लाई ना रिसीव करे तो परफॉर्म एडिशनल टेस्टिंग। कैसे, ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट से चेक कर लो या सेंडिंग ऑडिट टीम भेज दो। वापस वही AS11 की पढ़ लेना रिक्वायरमेंट। ये दिखाएंगे अपन बैलेंस विद बैंक, चेक ऑन हैंड, कैश ऑन हैंड, अदर्स, ऐसे दिखा दो। चलो आ गया। अभी इन्वेंट्री आया, इन्वेंट्री के अंदर एग्जिस्टेंस पे आ जाओ। बहुत अच्छे चल रहे हैं अपन लोग। कौन से पेज पे आ चुके हैं, 6ठे पेज पे, ठीक है, 4 पेज और बचे। एग्जिस्टेंस के अंदर रिव्यू इन्वेंट्री काउंट, प्लान एंड पेरियोडिसिटी। सबसे पहले इन्वेंट्री में क्या करते हैं कि इन्वेंट्री का जो बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि 501 में भी तुमने जो पढ़ा था ना वही अप्लाई होगा यहाँ पर। तो इन्वेंट्री का पहले इनका प्लान चेक करते हैं, भाई ये लोग कैसे रिव्यू करते हैं इन्वेंट्री को, कैसे ये लोग इन्वेंट्री काउंट करते हैं ये लोग। तो पहले अपन एंटिटी का प्लान चेक करते हैं, रिव्यू एंटिटीज इन्वेंट्री काउंट प्लान, एंटिटीज इन्वेंट्री काउंट प्लान और पेरियोडिसिटी। ऑब्जर्व करते हैं, मतलब ये लोग जब काउंट करेंगे तो अपन देख करके वहाँ खड़े होकर देखेंगे, इनको ऑब्जर्व करेंगे, साथ में अपन भी काउंट करेंगे, रीपरफॉर्म करेंगे इन्वेंट्री काउंट, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करेंगे, सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस आया, डेफिशिएंसी आई, सॉरी डिस्क्रिपेंसी आई, डेफिशिएंसी नहीं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस या सिग्निफिकेंट डिस्क्रिपेंसी, डिफरेंस को में अपन चेक करेंगे। अगर डिफरेंस आया तो कुछ, मतलब अपन ने जो काउंट किया वो अलग आ रहा है, बुक ऑफ अकाउंट में अलग लिखा हुआ है, तो उसको अपन चेक करेंगे। एंश्योर एक्सक्लूजन ऑफ थर्ड पार्टी, याद रखो थर्ड पार्टी का माल ना हो, डैमेज गुड्स भी ना हो इन्वेंट्री के अंदर। कंफर्म कर लो इन्वेंट्री लाइंग विद थर्ड पार्टी, अपना माल दूसरे के पास है, दूसरे का माल अपने पास से वो हटाओ, अपना माल दूसरे के पास है उसको कंफर्म करो, देख लो अपन ने जोड़ रखा है नहीं जोड़ रखा। ऑल आइटम्स प्रॉपर्ली टैग, सारी आइटम इन्वेंट्री की प्रॉपर्ली टैग होनी चाहिए। प्रॉपर अमाउंट शोन ऑन टैग, टैग पे सही अमाउंट भी लिखा होना चाहिए। चलो उसके बाद कंप्लीटनेस में बोलता है परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर। कंप्लीटनेस चेक करने के लिए एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर लो। कई सारे एनालिटिकल प्रोसीजर इन्वेंट्री को चेक करने के लिए। परफॉर्म परचेज और सेल कट ऑफ। याद रखो परचेज सेल अगर इधर उधर हो जाएगी, मतलब परचेज तुम्हें इस साल दिखानी है, तुमने अगले साल दिखा दी, अगले साल दिखानी थी, इस साल दिखा दी। सेल तुमने इस साल दिखानी थी, अगले साल दिखा दी, अगले साल दिखानी थी, इस साल दिखा दी, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, तुम ऐसे उल्टी सीधी एंट्री कर दोगे ना तो इन्वेंट्री बिगड़ जाएगा, इसलिए कट ऑफ चेक कर लो उसका। रिकनसाइल कर लो फिजिकल काउंट को परपेचुअल रिकॉर्ड से, ये तो अपन ने पहले यहाँ भी पढ़ लिया। रिकनसाइल कर लो, फिर रिकनसाइल के बाद वही डिफरेंस आए अगर कोई तो इन्वेस्टिगेट कर लो। चलो एनालिटिकल प्रोसेस भी अपन पढ़ चुके हैं कि इन्वेंट्री के लिए अपन को कौन कौन से करने होते हैं एनालिटिकल प्रोसेस, ठीक। अब राइट एंड ऑब्लिगेशन के अंदर अपन को क्या होता है, एक बार याद रखना, जब भी राइट एंड ऑब्लिगेशन चेक करते हैं ना कि अपन मालिक है या नहीं इन्वेंट्री के, तो इनवॉइस वगैरह चेक कर लो, अपने पास जो इनवॉइस है परचेस के वो चेक कर लो, उससे पता पड़ जाएगा अपन मालिक है या नहीं। रिव्यू कंसाइनमेंट एग्रीमेंट देख लो कि भाई उसमें एग्रीमेंट में क्या लिखा है। क्या कंसाइनमेंट एग्रीमेंट में ये है कि अपन ने जिसको माल दिया है थोड़े टाइम के बाद वो अगर नहीं बिका तो वो उसका हो जाएगा, वो बेच देगा फिर बाद में, या अपन ने किसी से कंसाइनमेंट में माल ले रखा है तो अपना हो जाएगा, क्या है ऐसे कंसाइनमेंट के सारे एग्रीमेंट चेक कर लो। ऑब्टेन कंफर्मेशन फॉर सिग्निफिकेंट आइटम, सिग्निफिकेंट आइटम तुम्हें दिखे उसका कंफर्मेशन ले लो, परचेस वगैरह का, इसका इसका, ठीक है। चलो परचेस के कोई भारी भारी बिल हो ना तो उसका कंफर्मेशन ले लो। अब यहाँ क्या होता है इन्वेंट्री के अंदर सेल और परचेस की दोनों की बातें आ जाती हैं। मतलब यहाँ के पॉइंट तुम सेल परचेस में भी दिखा सकते हो, सेल परचेस के पॉइंट यहाँ पे भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो अभी ये कट ऑफ की बात कर रहा है, सेल परचेस में भी कट ऑफ करते हैं, ठीक है। चलो वैल्यूएशन के अंदर क्या आएगा, चेक रीजनेबलनेस ऑफ मेथड एडोप्ट, फीफो लीफो सही तो एडोप्ट किया है, फीफो सॉरी लीफो नहीं, फीफो और वेटेड एवरेज कौन सा मेथड एडोप्ट करना है, जो भी किया है सही तो किया है। चेक आइटम इंक्लूडेड कॉस्ट, कॉस्ट में कौन कौन से आइटम लेनी है, बेटा तुमने मटेरियल चैप्टर पढ़ा है कॉस्टिंग के अंदर, उसमें बताते हैं कि कौन से आइटम इंक्लूड करना है कौन सी नहीं करना। ऐसे ही साथ में अपन को फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालनी है तो उसमें क्या क्या आइटम होगी क्या नहीं होगी, क्या लेना होता है क्या नहीं लेना होता, कॉस्टिंग में अपन ने सब पढ़ा है कॉस्टिंग के अंदर। एग्जामिन वैल्यूएशन ऑफ डैमेज इन्वेंट्री, भाई डैमेज इन्वेंट्री को एग्जामिन कर लो, कोई ख़राब माल है उसको देखो भाई, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी वैल्यू को अपन ने हटाया नहीं हटाया, सही से वैल्यू किया नहीं किया। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बहुत शानदार चीज़, मज़ेदार चीज़। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर कर देख लो, इफ़ सिग्निफिकेंटली लो, अगर बहुत ही कम आए तो ऑब्सोलीट इन्वेंट्री में भी रिवील्ड। मेरी बात सुनो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम
अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब क्या होता है कि हमारा कुछ माल डेड स्टॉक हो जाए, डैमेज हो जाए तो पड़ा रहता है, ऑब्सलीट हो जाए, मतलब डेड स्टॉक हो जाए, ऑब्सलीट हो जाए तो माल पड़ा रहता है। फिर दूसरे साल भी कुछ हुआ तो वो और ख़राब माल जुड़ जाता है, फिर तीसरे साल भी कुछ हुआ तो और ख़राब माल जुड़ जाता है। ऐसे कर करके बिना मतलब कि इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ जाती है। अब डिनोमिनेटर बढ़ेगा ना, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, समझो बात को समझो, माल सड़ता रहेगा, हर साल थोड़ा थोड़ा माल ऐसे बचा रहेगा ऑब्सोलीट माल, वो ऑब्सोलीट माल पड़ा ही रहता है ऐसे ही फालतू में। तो ऑब्सोलीट माल बढ़ के ये एवरेज इन्वेंट्री अपनी बढ़ती रहती है बिना मतलब की। इसके बढ़ने से रेशियो हमारा कम हो जाता है। तो अगर तुम्हारा रेशियो कम आए तो लिख रहा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर कम आए, सिग्निफिकेंटली लो, बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा अचानक से, तो समझ लो भाई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक। फॉर WIP के लिए अपन देख लो अलग अलग स्टेजेस के हिसाब से, तुम्हें पता ही होगा WIP प्रोसेस का अपन एक चैप्टर पढ़ के आए थे, उसमें प्रोसेस के हिसाब से अपन अलग अलग स्टेजेस में, उसमें अंदर क्या होता है जब रॉ मटेरियल अलग अलग स्टेज से पास होकर फिनिश गुड्स बनता है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में उसमें कुछ वैल्यू एडिशन होता है। ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट क्या क्या बनने लिया है, एबनॉर्मल वेस्ट को एक्सक्लूड करना होता है, साथ में क्लासिफाइड एज ऐसे क्लासीफाई करेंगे इन्वेंट्री को, रॉ मटेरियल अलग, WIP अलग, फिनिश गुड्स अलग, स्टॉक इन ट्रेड अलग, स्टोर स्पेयर, लूज टूल्स, अदर्स, GIT का मतलब होता है गुड्स इन ट्रांसिट। चलो अब बेटा ये तुम्हें इतने सारे पॉइंट्स पढ़ा तो रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल कुछ बेसिक बातें इसके अंदर, वो बेसिक बातें याद रख लेना और लास्ट में ब्रह्मास्त्र है वो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगा। तो ये PPE, अब PPE में एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो एग्जिस्टेंस के लिए बोला है रिव्यू एंटिटीज प्लान और परफॉर्मिंग, सेम लिखा है बिल्कुल वहाँ इन्वेंट्री की तरह। कंप्लीटनेस के अंदर वेरीफाई मोमेंट इन PPE शेड्यूल, PPE का एक शेड्यूल बनता है PPE शेड्यूल, उसमें अपन मोमेंट को वेरीफाई कर लो, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिलीशन, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा, टैली कर लो बुक ऑफ अकाउंट से क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस, भाई यहाँ पर जो क्लोजिंग बैलेंस आया बुक ऑफ अकाउंट से टैली कर लो, सही मैच हो रहा है नहीं हो रहा। अब इसके अंदर याद है क्या है, इसके अंदर इस पहली लाइन की सारी चीज़ें लिखी हुई है। ओपनिंग बैलेंस को टैली कर लो, ओपनिंग क्लोजिंग को, फिर ये एडिशन डिलीशन के लिए लिखा है कि भाई ये कैलकुलेशन जो अपन ने की है इसके अरिथमेटिक एक्यूरेसी चेक कर लो, एडिशन के लिए देख लो अप्रूव बाय ऑथोराइज पर्सन, ठीक है, और डिलीशन के लिए देख लो अंडरस्टैंड रीजन फॉर डिलीशन। कोई माल अपन ने बेचा PPE का, कोई अपन ने वो बेचा फर्नीचर कुछ भी बेचा तो उसका रीज़न देख लो क्या है, ठीक है। वेरीफाई कॉस्ट ऑफ एन आइटम ऑफ PPE एज पर, अब वेरीफाई करो आइटम को एज पर AS10 है PPE का, ठीक है, उसको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे उसके हिसाब से देख लो। तो कॉस्ट का आइटम मतलब क्या आइटम को अपन को रखना है, मतलब कुछ आइटम ऐसी होती है इसको PPE के अंदर इंक्लूड करना होता है, किसी को नहीं करना होता, रिपेयर के अंदर मेजर रिपेयर होता है तो इंक्लूड करते नहीं होता तो नहीं करते इंक्लूड, तो वो बोल रहा है बस वैल्यूएशन की बात कर रहा है। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ऑल, क्या PPE में बराबर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं ना अपन, अनलेस नॉन डेप्रिसिएबल, नॉन डेप्रिसिएबल होगा तो ठीक है, जितने भी डेप्रिसिएबल वाले सब पे किया या नहीं किया, किया तो बराबर किया ना, मेथड जो यूज़ कर रहे हो अप्रोप्रिएट तो है, कंसिस्टेंट तो है, वही लिखा है बस। मेथड जनरली कैसा होना चाहिए, एज पर द पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। वेरीफाई कर लो इम्पेयरमेंट असेसमेंट डन बाय मैनेजमेंट, AS28 है इम्पेयरमेंट के ऊपर, इम्पेयरमेंट असेसमेंट किया है नहीं किया, अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें पूरा इम्पेयरमेंट के बारे में समझाऊँ। R&O, अभी राइट एंड ऑब्लिगेशन में तुम क्या करो, हमेशा यही आएगा, इनवॉइस वेरीफाई कर लो भाई कि अपने नाम पे बिल बन के आया कि नहीं आया। वेरीफाई रजिस्टर ऑफ चार्जेस, रजिस्टर ऑफ चार्जेस से पता पड़ता है कि अपन ने कोई फिक्स ऐसे चार्ज पे दे रखी है क्या, ठीक है, गिरवी रख रखी है क्या। डिस्क्लोजर में ये सारे डिस्क्लोजर ऐसे करेंगे, डिस्क्लोज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, इफ़ चेंज इज 10% और मोर, अगर रिवैल्यूएशन करने में 10% या उससे ज़्यादा का चेंज आए, तुम अगर एसेट को रिवैल्यू करो और रिवैल्यू करने में 10% या उससे ज़्यादा का चेंज आया, जैसे अभी 10 लाख की चीज़ का रिवैल्यूएशन 12 लाख कर दिया तो 2 लाख का चेंज आया, ठीक है, तो ये 20% चेंज हुआ, यानी कि 10% से ज़्यादा, तो इसे अलग से डिस्क्लोज करना पड़ता है इस चेंज को। इंटेंजिबल में सारे ऊपर के लग जाएंगे, बस कुछ नई बातें लिख दी है मैंने, जैसे वेरीफाई वेदर इट इज इन एक्टिव यूज़, क्या वो एक्टिव यूज़ में है या नहीं है, अगर वो नहीं है तो क्या अपन ने उसको डिलीशन बराबर किया है नहीं किया, और वो डिलीशन जो रिकॉर्ड किया है वो अप्रूवल के हिसाब से हुआ है ना। साथ में कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन सबके लिए क्या लगेगा, AS26। डिस्क्लोजर में ऐसे डिस्क्लोज करते हो, इसमें भी वही 10% वाली बात। प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी, एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस चेक करने के लिए वापस वही लिस्ट ऑब्टेन कर लो। लिस्ट ऑब्टेन जब भी आएगा तुम्हें एक ही बात लिखनी है हमेशा, इंस्पेक्ट एग्रीमेंट विद कस्टमर टू असेस वारंटी। अभी वारंटी का भी प्रोविजन बनता है, तो वारंटी का जो प्रोविजन बना रहे ना, तो बराबर देख लो कि भाई कस्टमर के साथ हमारा क्या एग्रीमेंट हुआ है, उसके हिसाब से वारंटी का प्रोविजन बनना चाहिए। 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस 5 मिनट, 5 इससे ज़्यादा नहीं। वैल्यूएशन के अंदर देख लो ऑब्टेन वर्किंग ऑफ द प्रोविजन मेड, भाई प्रोविज़न बनाने की वर्किंग होती है वो एक बार देख लो, ऑब्टेन कर लो, उसको वेरीफाई कर लो कंप्लीट और एक्यूरेट है या नहीं है वो देख लो। प्रोविज़न की वर्किंग बराबर जितने प्रोविज़न बनाए थे उतने बनाए कि नहीं बनाए, और जो भी बनाया वो एक्यूरेट है या नहीं है। ऑब्टेन एक्सपर्ट रिपोर्ट, कभी कभी क्या होता है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, तो वारंटी का बहुत सी बार क्या होता है बनाने के लिए अपन को, प्रोविज़न बनाने के लिए वारंटी का अपन को उसको रखना होता है, एक्चुअली को रखना होता है।
क्योंकि ये बहुत भारी वो होती है, मतलब कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए। तो अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में एक्चुअली को रखा है तो उसकी रिपोर्ट ऑडिटर यूज़ करता है, तो ऑडिटर उसकी रिपोर्ट यूज़ करता है तो ये ऐसे लग जाएगा 500 के हिसाब से व्हेन यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट। अरे ये गलत लिखा है, में आ गया, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैनेजमेंट है MGT, MYT आ गया लिखाई में, ये गलत है, ये है ऑफ मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट, ठीक है। और WI ले लेंगे, मैनेजमेंट वापस फिर मैनेजमेंट है, ऑप्टेन WR मैनेजमेंट मेड ऑल रिक्वायर्ड प्रोविजन एज पर AS। हमने AS के हिसाब से प्रोविजन बनाया नहीं बनाया, तो ये कुछ अच्छी बात है, थोड़ी बहुत नई बात है, जैसे ये यूजिंग द वर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट। अभी डिस्क्लोजर की बात कर लो, ऐसे डिस्क्लोज करते, प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट को अलग से दिखाते, अदर्स को अलग से दिखाते। ये तो हो गए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म में अलग दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म अलग दिखाएंगे, लॉन्ग टर्म में भी ये दो, शॉर्ट टर्म में भी ये दो। अब AS 29 के हिसाब से अपन फॉर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, मतलब हर क्लास ऑफ प्रोविजन के लिए अपन ये भी दिखाएंगे। लॉन्ग टर्म के भी अंदर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एडिशन, अमाउंट यूज, अनयूज अमाउंट, रिवर्स, क्या प्रोविजन का अमाउंट अपन ने यूज़ किया है नहीं किया, यूज़ किया तो दिखाओ कितना अमाउंट यूज़ किया, क्या प्रोविजन में कुछ बढ़ाया क्या इस बार, और अगर अपन ने अमाउंट यूज़ नहीं किया तो अपन ने वो अनयूज अमाउंट को रिवर्स किया कि नहीं किया, ये देखना होता है। उसके बाद कुछ रेशियोज को डिस्क्लोज करना होता है, कुछ नई अलग चीज़ें, इतने सारे रेशियोज को अपन को डिस्क्लोज करना होता है, ठीक है। कौन कौन से रेशियो है, ये करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, डेट सर्विस कवरेज रेशियो, ठीक है। तो मतलब करंट और लॉन्ग टर्म, करंट रेशियो, डेट इक्विटी, डेट सर्विस कवरेज, यहाँ पर सारे रिटर्न वाले आएंगे। इक्विटी से ले लो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, रेशियो लगाते हैं सबके बाद, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, ये और NP रेशियो लास्ट में। अब टर्नओवर रेशियो आते हैं यहाँ पर सारे, इन्वेंट्री टर्नओवर, TR, TP, नेट कैपिटल, ठीक है। इन्वेंट्री TR, TP तो तुम्हें याद रहेंगे सही, इन्वेंट्री TR, TP, और ये याद रखना नेट कैपिटल रेशियो। इतने सारे अपन को रेशियो डिस्क्लोज करने होते हैं, ये अलग कर दिए, 3 कैटेगरी बना दी है, मतलब लाइन से लिखना है इसको, मैंने ऐसे 3 कैटेगरी याद करने के लिए बना दी है। ये रिटर्न ऑन है, ये रिटर्न वाले सारे, ये अपने उधार वाले, ये शॉर्ट टर्म, ये लॉन्ग टर्म, ठीक है, और ये अपने टर्नओवर वाले। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जब रेशियो दिखाएंगे ना तो रेशियो में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, उसे भी एक्सप्लेन करना पड़ता है। आइटम इंक्लूडेड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसे एक्सप्लेन करना होता है। प्लस अगर मान लो रेशियो के अंदर 25% से ज़्यादा चेंज आए, पिछले साल जो रेशियो था इस साल उसके 25% से ज़्यादा चेंज आए, तो उसे भी एक्सप्लेन करना होता है कि भाई क्यों इतना चेंज आया। सेल के अंदर अपन को कुछ अकरेंस के लिए अपन सेल हुई है, न्यूज़ के लिए वही सेम वहाँ ऊपर पड़ा था, इनवॉइस 2 बार रिपीट तो नहीं हो रहे, ठीक है। थोड़ी बहुत इनवॉइस को ले लो और उसको एंट्री मैच कर लो कि भाई इस इनवॉइस की एंट्री हो रही है नहीं हो रही, वापस वही ऑब्टेन कर लो कंफर्मेशन डेटर के साथ। डेटर के लग जाएंगे सारे, कोई फिक्टिशियस डेटर तो नहीं है, पता बढ़ जाएगा भाई डेटर अपन को मिला ही नहीं, पता बढ़ गया फिक्टिशियस डेटर है, तो ऐसा तो कोई फिक्टिशियस डेटर रिकॉर्ड तो नहीं किया अपन ने, जानबूझ के कोई सेल तो नहीं दिखाई, सब्सटेंशियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, किसमें, कलेक्टिबिलिटी में हो तो फिर उसको भी देखो। साथ में रिव्यू सीक्वेंस ऑफ इनवॉइस, इनवॉइस के सीक्वेंस को देखो कि 1 के बाद इनवॉइस 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है, ऐसा तो नहीं है 4 के बाद 6 आ रहा है, बीच में से गायब है इनवॉइस, ठीक है। कंप्लीटनेस, परफॉर्म करो कट ऑफ, साथ में वेरीफाई करो क्रेडिट नोट इमीडिएटली आफ्टर ईयर एंड, कट ऑफ परफॉर्म करो और क्रेडिट नोट को वेरीफाई करो इमीडिएटली आफ्टर द ईयर एंड, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या होता है सेल में हमने जानबूझ के टारगेट पूरा करने के लिए फर्जी सेल दिखा दी होती है और अगले साल उसको रिवर्स कर देते, मतलब अपन वो करते हैं सेल रिटर्न दिखा देते हैं, मतलब साल के आखिरी में टारगेट पूरा नहीं हो ना तो बिना मतलब कि सेल की एंट्री डाल दो और अगले साल क्या कर दो, रिवर्स कर दो उसको, यानी कि सेल रिटर्न की डाल दो, तो उस क्रेडिट नोट से पता पड़ जाएगा सेल रिटर्न कितने की है अपन ने, ठीक है। वैल्यूएशन, एक्सपोर्ट सेल अगर है तो AS 11 आ जाएगा और रिलेटेड पार्टी तो हमेशा आती है, परचेस में भी वही होता है। परचेस के अंदर सेम कॉपी कर देना ये वाला, थोड़ी बहुत नई बातें याद रखो कि परचेस में कुछ परचेस ऐसी होती है इसको एक्सपेंस में दिखाना होता है, किसी कैपिटलाइज करना होता है, तो क्या एक्सपेंस में दिखाना है, कैपिटलाइज करना है, एज पर ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, अपने जजमेंट के हिसाब से देखेगा ऑडिटर कि क्या करना है और उन्होंने सही किया है नहीं किया। कंपेयर करेंगे इनपुट टैक्स को फ्रॉम बुक्स टू रिटर्न, बुक के अंदर इनपुट टैक्स कितना दिखाया है और रिटर्न में इनपुट टैक्स कितना है। एनालिटिकल प्रोसेस परफॉर्म करेंगे, आगे सारे एनालिटिकल प्रोसेस वो स्टॉक में परफॉर्म करने थे। कंजप्शन एनालिसिस के अंदर अपन ये देखते हैं कि रॉ मटेरियल अपन कितना कंज्यूम करते हैं प्रोडक्शन में, ठीक है, और प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। इस साल अपन ने जो प्रोडक्शन किया उसमें रॉ मटेरियल अपन कितना कंपेयर कर रहे हैं, किस रेट से कंपेयर कर रहे हैं, क्या प्रीवियस ईयर में भी उसी रेट से कर रहे थे, नहीं कर रहे तो चेंज क्यों आया, वो देखना होता है। स्टॉक कंपोजिशन एनालिसिस, यानी टोटल स्टॉक में रॉ मटेरियल का कितना परसेंटेज होता है, इस साल कितना है, पिछले साल कितना है, दोनों को कंपेयर कर लो, ज़्यादा अगर चेंज आ रहा हो, ठीक है, तो देख लो भाई इतना चेंज क्यों आया, CTR और STR निकाल लो, ठीक, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये दोनों रेशियो निकाल के देख लो, कंपेयर कर लो। उसके बाद
एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और पेरोल एक्सपेंस। अब एक बात याद रखना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है पेरोल एक्सपेंस। इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चेक करनी होती है, कोई झूठे मोटे एम्प्लॉय तो नहीं है, अपन फर्जी एम्प्लॉय को पेमेंट दिखाकर खुद रुपया घर पे ले जा रहे हो, ठीक। ऑप्टेन बैंक डिटेल, थोड़े बहुत तुम क्या करो, एम्प्लॉय लो, अब तुम्हें चेक करना है फर्जी एम्प्लॉय तो नहीं है, तो थोड़े बहुत एम्प्लॉय लो और क्या करो तुम लोग, बैंक डिटेल वगैरह ये सब मांग लो उनसे, ठीक है, ताकि पता पड़ जाएगा कि भाई सही में ही तो है ना ये, एड्रेस वगैरह, थोड़े बहुत प्रूफ मांग लो, आइडेंटिटी प्रूफ। डिस्क्लोजर में क्या करेंगे, शोइंग सेपरेटली सैलरी, वेजेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, एक्सपेंस टू ईसॉप और स्टाफ वेलफेयर, से अपन को अलग अलग दिखाना पड़ता है सारी चीज़ों को, सैलरी को, पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन को, इस सबको अलग अलग दिखाना पड़ता है। कॉमन पॉइंट्स, ब्रह्मास्त्र। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हर जगह आएगा, इतनी जगह आएगा। एक्सटर्नल कन्फर्मेशन बोरोइंग्स के लिए तो सबके लिए लेना होता है, सब सारी बोरोइंग्स के लिए, इसमें सैंपल बोरोइंग्स में सैंपल नहीं चलता, ठीक है। टीआर, टीपी, कैश, कैश के अंदर बैंक बैलेंस के अंदर 100% हर बैंक बैलेंस के लिए लेना पड़ता है, इसमें भी 100% है। इन्वेंट्री के लिए, मतलब इन्वेंट्री में वही क्रेडिटर और डेटर से। लोन एंड एडवांसेस के अंदर, ठीक है। टीपी के अंदर टाइटल डीड का अपन को कन्फर्मेशन लेना होता है, अगर एसेट चार्ज पे है ना तो अपन टाइटल डीड का चार्ज पे, तो अपना टाइटल डीड उसके पास है तो उसे कंफर्म ले लो, भाई हमारी टाइटल डीड है ना, वो हमारे नाम की है ना, ठीक है, तो ऐसा कंफर्मेशन अपन को लेना होता है साथ। मतलब अपन ने एसेट खरीदी नहीं, जानबूझ के झूठी एसेट दिखा दी, ऑर्डर ने कहा टाइटल डीड दो, हमने जानबूझ के बोल दिया हमारे पास नहीं है, हमने तो गिरवी रख रखी है उसके पास है, ऐसा तो अपन कंफर्म कर लो भाई टाइटल डीड। तो ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन इतनी सारी चीज़ों में होता है। अब ये लास्ट में जो ब्रह्मास्त्र पढ़ा रहा हूँ बेटा, अगर टाइम ना मिले तुम्हें लगे बहुत ज़्यादा हो रहा है, इतना भी ये भी इतना जो पढ़ा है ये भी ज़्यादा हो रहा है, तो सिर्फ इतना तो कम से कम पढ़ लेना, तुम्हारा काम हो जाए, जीवन सफल, ठीक है। फॉरेन करेंसी हर जगह आता है, इसमें अपन चेक करते हैं क्लोजिंग रेट, ठीक। बोरोइंग्स में टीआर, टीपी, बैंक बैलेंस किस में आता है सब लिख दिया है मैंने। रिलेटेड पार्टी किस में फेंक सकते हो तुम लोग, ये सब बातें किस में लिख सकते हो तुम लोग, अभी रिलेटेड पार्टी को तुम लोग लिख सकते हो बोरोइंग, टीआर, टीपी और लोन एडवांस में, ठीक है। उसके बाद रिलेटेड पार्टी में हमेशा आर्म लेंथ ट्रांजेक्शन वगैरह होना चाहिए, सब अपन देखेंगे। WR किसके लिए लेना होता है, शेयर कैपिटल के लिए नो चेंज अपन ऊपर पढ़े थे, बोरोइंग्स के लिए कि वैलिड क्लेम है या नहीं है, प्रोविजन के लिए, परचेज के लिए, इसके लिए WR लेना पड़ता है। रिकंसाइल करना पड़ता है किस किसको, बैंक को, इन्वेंट्री को, पीपी को, इंटेंजिबल एसेट को, इन सबको रिकंसाइल करते हैं अपन। कैसे रिकंसाइल करते हैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इन्वेंट्री अपन काउंट करते हैं और फिर बुक से चेक करते हैं, कोई भी डिस्क्रिपेंसी हो तो डिस्क्रिपेंसी को इन्वेस्टिगेट करते लिख दिया है हम, ये कई जगह रिपीट कर सकते हो। लिस्ट ऑब्टेन कर देना और कंपेयर करना लेजर के साथ, इसमें भी वही इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिस्क्रिपेंसी होगी तो। किस में करेंगे ये, लिस्ट ऑब्टेन, टीआर में, टीपी में, बोरोइंग्स में भी करेंगे, यहाँ बोरोइंग्स लिख देना भाई। ऑब्टेन लिस्ट के अंदर एक चीज़ और ऐड कर देना, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स में भी लिस्ट ऑब्टेन करते हैं, लिखा नहीं मैंने यहाँ पर भूल गया, ठीक है। एक डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट होता है पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की, ठीक है। पार्ट 1 होता है बैलेंस शीट और पार्ट सेकंड होता है P&L। मतलब जहाँ भी किसी के बारे में पूछे ना तुम लोग, स्टॉक को कैसे वेरीफाई करोगे, इसको कैसे वेरीफाई करोगे, जब भी कोई क्वेश्चन आए तो डिस्क्लोजर में देख लेना। डिस्क्लोजर को हम चेक करेंगे कि शेड्यूल 3 के हिसाब से किया है नहीं किया डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3 पार्ट फर्स्ट के हिसाब से डिस्क्लोजर हुआ है नहीं हुआ, बैलेंस शीट के कोई आइटम हो तो। जब भी ये तुमसे कोई एक्सपेंस वगैरह या इनकम वगैरह के लिए पूछेगे, इसको वेरीफाई कैसे करोगे, वाउचिंग कैसे करोगे इसकी, तो बोल देना भाई सारी चीज़ें पॉइंट लिखने के बाद ये भी डाल देना लास्ट में, मतलब सब में चलेगा। कारो 2020 क्या लिखा है, कारो 2020 तुम लोग पढ़ोगे ना तो उसके अंदर बोरोइंग्स, लोन एंड एडवांस वगैरह इन सब के पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स भी ऑडिटर को ध्यान रखने होते हैं और चेक करने होते हैं। तो कारो की बात भी तुम्हें अगर ध्यान आ जाए ना वहाँ पर कि यार इसमें कारो का पॉइंट भी लगता है, तो कारो के पॉइंट भी लिख कर आ जाए, ठीक। तो ये तुम्हारा ब्रह्मास्त्र, ये मैंने तुम्हें समझा दिया आज, इतनी अपनी काफ़ी है वीडियो ये सब पढ़ने के लिए, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से पढ़ लेना, इतना तो कम से कम पढ़ ही लेना है, तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है इतना सा पेज। ये है बार बार हर जगह आने वाली आइटम, सब जगह लिख कर, जहाँ पर भी मर्जी पड़े लिख कर आ जाना। अब तुम लोग उल्टी सीधी जगह ना लिख दो, इसलिए मैंने बता रखी है कि भाई इन जगहों पे ये चीज़ आई है, ठीक है। नहीं तुम हर जगह रिटर्न रिप्रेजेंटेशन डाल दो बिना मतलब का, हर जगह ले रहे हैं, रिलेटेड पार्टी कहीं भी डाल रहे हो, अभी शेयर कैपिटल में या कहीं भी रिलेटेड पार्टी डाल दे, ऐसा मत कर देना भाई, थोड़ा देख करके लिखना है अपन को, ठीक है। चलो आज से बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगल में।